गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह। आइए आज के कुछ को शुरू करते हैं। आज के वीडियो को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज रखा गया है और निश्चित तौर पर यह आपके यूपी जो जूनियर एडिट का फॉर्म आया था उसके लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए और अन्य वनडे एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के ये प्रश्न हैं। गवर्नर से जुड़े हुए प्रश्न हैं। कल हमने पहला पार्ट इसका लाया था और आज इसका सेकंड पार्ट है। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 210 के तहत, अनुच्छेद 211 के तहत, अनुच्छेद 212 के तहत या अनुच्छेद 213 के तहत? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात अनुच्छेद 213 के तहत। आपको मैं बता दूं कि राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत, जबकि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति को केंद्र में अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत। और एक चीज़ ये बता दूं आपको कि अध्यादेश राज्यपाल या राष्ट्रपति तभी जारी कर सकते हैं जब संसद का एक सदन या दोनों सदन कार्य नहीं कर रहे हों, यानी सदन जो वो है सदन की कार्यवाही नहीं चालू हो, विश्रांति काल हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकंड प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी। सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री या डी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सलाह पर मुख्यमंत्री? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? करते हैं बी, राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का दायित्व तो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ठीक है, आपको मैं ये बता दूं कि जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, जिसमें एक या अधिक राज्यों का एक साथ लोक सेवा आयोग का संचालन किया जाता है। उसके सदस्यों और आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? तो उसको भी राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, इस सारे चीज़ों का जो वर्णन है वो किया गया है। आपको मैं बता दूं कि संघ और राज्यों के लोक सेवाओं का जो आयोग के बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 315 में इसके बारे में कहा गया है। उसमें कहा गया है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और आती है संयुक्त लोक सेवा आयोग की, तो वो भी इन्हीं में से है, इन्हीं में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में सारे के सारे लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 315 से 323 तक। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह, यानी प्रभावक समूह को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रुप को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। किसने माना है? लॉर्ड ब्रीस ने, एच.एम. फाइनर ने, जी.एच. कॉले ने या डीसे साहब ने? तो एच.एम. फाइनर ने प्रभावक समूह यानी प्रेशर ग्रुप को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। ठीक है, चौथा प्रश्न अब देख लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 350। विधानसभा की बात हो रही है। दो चीजें होती हैं राज्य में विधानमंडल के अंतर्गत। एक होती है विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या होता है? एक होता है क्या होता है कि राज्य विधानसभा होती है, विधानसभा
और विधान परिषद होती है, ठीक है, विधान परिषद। तो उसी में से कह रहा है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो अधिकतम संख्या होगी 350, 600, 500 या 750। तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 500, अधिकतम 500 और मिनिमम 60 होती है, ठीक है। अधिकतम 500 और मिनिमम 60 होती है। इसका एक जो है अपवाद भी है, सिक्किम है, वहाँ केवल 32 सदस्य हैं विधानसभा में, ठीक है। विधानसभा में क्या कितने हैं, मिनिमम 60 होने चाहिए, मैक्सिमम 500, तो वहाँ केवल 32 सदस्य हैं। कहाँ पर, सिक्किम में, याद रखिएगा। चौथे के बाद आइए पांचवें प्रश्न पर आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, यानी सबसे कम विधानसभा सदस्यों की संख्या किसमें है, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में। तो आपको मैंने अभी जस्ट आंसर बता दिया कि सबसे कम विधानसभा की सीटें सिक्किम में है, केवल 32 सीटें हैं, जबकि मिनिमम होना कितना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अपवाद स्वरूप आता है और इसमें केवल 32 सीटें हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें। आइए देखते हैं छठवें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। याद रखना आप लोग, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या जम्मू कश्मीर में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ नहीं है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है जम्मू और कश्मीर में। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, फिलहाल वहाँ पर अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल, अभी राष्ट्रपति शासन पहले लगा था और अभी वहाँ पर वो उसको जब से डिवाइड कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर को एक कर दिया गया और जो लद्दाख वाला पार्ट है उसको अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जब से बना दिया गया, तब से अभी उसमें विधान परिषद का प्रावधान अभी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। जबकि 5 जगह उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और बिहार कितने हो गए, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद हो गया एक राज्य और है, आइए देखते हैं क्या है वो, हाँ, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र। ये इतनी जगह पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, ठीक है। तो अभी पहले 6 जगह थी, अभी कितनी जगह है, 5 जगह है। और ये इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 168 में इसका वर्णन किया गया है। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले 5 राज्य हैं, ठीक है। 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं अब। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं, 403 सीटें, 105 सीटें, 106 सीटें या 100 सीटें। आप पहले ध्यान से देखें प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसका पूछा, विधान परिषद पूछ रहा है। यदि विधानसभा पूछता तो ए आंसर सही हो जाता, लेकिन विधान परिषद पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि विधानसभा में जो सीटें हैं वो हैं 403, लेकिन विधान परिषद में 100 सीटें हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। ए, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के लिए, यस, इसके लिए कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निष्कासन के लिए, नहीं, इसके लिए नहीं कर सकते। राज्य विधानसभा का विघटन के लिए, यस, इसके लिए कर सकते हैं। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, 3, ए, सी और डी, यानी 1, 3 और 4 सही हो जाएगा आंसर। तो इस हिसाब से 1, 3 और 4, 2 नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4, ठीक है। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। जो राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं तो उसको किसके द्वारा अनुमोदन होना उसका आवश्यक है।
वो भी एक निश्चित समय के अंदर, और वो निश्चित समय कितना होगा आप लोग बताएंगे कमेंट करके। तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राष्ट्रपति के, राज्य विधानमंडल के, राज्य मंत्रिपरिषद के, या संसद के? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश। वैसे ही जैसे राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के अनुमोदन के अधीन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? राज्य विधानमंडल द्वारा के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 माह के लिए, 6 सप्ताह के लिए, 1 वर्ष के लिए, या 1 माह के लिए? तो कह रहा है कि राज्य विधानसभा द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, राज्य विधानसभा द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा, वो भी बिना अनुमोदन के। कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष, या 1 माह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 6 सप्ताह। यदि अनुमोदन नहीं किया जाता है तो 6 सप्ताह में वो 6 सप्ताह में ही वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अनुमोदन करने के बाद, अनुमोदन न करने की स्थिति में। ठीक है, यदि अनुमोदन कर दिया जाता है तो उसके बाद वो चालू रहेगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में अंग भारतीय समुदाय, देखिए राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में अंग नहीं है, आंग्ल यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 1 सदस्य, 2 सदस्य, 12 सदस्य, या 6 सदस्य? तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 126वें संविधान संशोधन द्वारा, अब 126वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? 2019 द्वारा, 126वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा क्या किया गया है कि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक भी सदस्य नामित नहीं किए जाएंगे। वैसे ही राष्ट्रपति द्वारा भी जो लोकसभा में 2 सदस्य नामित किए जाते थे वो अभी अब नामित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा 126वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी किया गया कि SC ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आगे 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है। 11वें के बाद अब 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है? संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पर। गलत बात है, क्योंकि मुख्य न्यायमूर्ति पर है, मुख्य न्यायमूर्ति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। राज्यपाल पर नहीं चलाया जा सकता, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका। राज्यपाल पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है और राष्ट्रपति जब चाहें उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, या उसे उसके पद से निष्कासित कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो महाभियोग इन बाकी तीनों पर चालू होता है। महाभियोग चालू किया जाता है क्यों? संविधान का उल्लंघन करने पर या कदाचार की स्थिति में। तो 12वें के बाद आइए 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित करके, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित करके निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं किया गया है? उत्तरांचल का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, और अंत में है बिहार का। तो डी है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बाकी ये तीनों राज्यों का गठन 2000 में किया गया था। 1 नवंबर 2000 को
1 नवंबर 2000 को क्या किया गया, छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। फिर आ गया 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काटकर बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से काटकर बना था। और 15 नवंबर को क्या किया गया, झारखंड को बिहार से काटकर बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि किसका गठन नहीं किया गया था, तो बिहार का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? ये प्रश्न मैंने कल भी करवाया था, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने के कारण आज फिर से करवा रहा हूँ। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170 या 169? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 169 में प्रावधान किया गया है कि कोई राज्य यदि विधान परिषद का निर्माण करना चाहता है या उसको समाप्त करना चाहता है, तो अपनी कुल विधानसभा में सदस्यों के, विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत से एक बिल पारित करेगा। तो उसके आधार पर फिर जो अपनी संसद है, केंद्रीय गवर्नमेंट, केंद्रीय संसद, वो उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर देगा या बिल पारित करते हुए, या विधान परिषद का उत्साधन कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, समाप्त कर देगा या नई व्यवस्था कर देगा, वहाँ पे बना देगा। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, 169। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्राप्त किया जा सकता, प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल से, राज्य के मुख्यमंत्री से, या राज्य के विधान अध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष से, या राज्य के वित्त मंत्री की पूर्व अनुमति से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति प्राप्त करके धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 16वां प्रश्न है, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, अब उसे क्या कहा जाता है? तो अब उसे क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, मेघालय राज्य या नागालैंड राज्य? तो जो पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी, आज उसे हम अरुणाचल प्रदेश राज्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी सीमा वाला राज्य कौन सा है? यदि भारत देखें हम, तो भारत का सबसे पूर्वी सीमा वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या मिजोरम? तो जैसे हम देख लें कि ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, तो ये भारत हो गया हमारा। तो ऐसे 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 कुछ क्षेत्र बना हुआ अपना, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्षेत्र है अपना भारत का। तो सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये यहाँ पे जैसे ये हमारा भारत है, तो ये ऐसे कुछ करके ऐसे ऐसे है, ठीक। तो सबसे जो पूर्वी क्षेत्र वो ये क्षेत्र हो जाएगा, और ये क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जबकि असम यहाँ पे अंदर, यहाँ से आके यहाँ ऐसे वापस होता है, तो असम ऐसे है, और ये जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है, ये इतना जो एकदम पूर्वी है वो दिख रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पूर्वी सीमा वाला राज्य कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी सीमा वाला राज्य कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात। अगर तो आप लोग देखिएगा इसको। 17वें के बाद 18वें प्रश्न को देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की सीमावर्ती सूची की धारणा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है? तो जापान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या यूएसए से? तो समवर्ती सूची की धारणा जो है संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। संघ सूची पहली है, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी यह है समवर्ती सूची, ठीक है। तीसरी क्या है? समवर्ती सूची है, तीसरी है समवर्ती सूची। इसके बाद 19वां प्रश्न आइए देख लेते हैं। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 9 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 11 अनुसूचियां या 12 अनुसूचियां? तो भारत के संविधान में अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब संविधान लागू किया गया था उस समय हमारे पास केवल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। हमने 4 अनुसूचियां अब तक बढ़ाई हैं, ठीक है।
तो ये हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा दोनों तरीके से कि जब संविधान लागू हुआ तब हमारे पास अनुसूचियों की संख्या कितनी थी और अभी कितनी है। इसके बाद 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारे संविधान में आर्थिक एवं सामाजिक आयोजना, आयोजना मीन्स होता है प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग, आयोजना मीन्स जहां भी आए उसका मतलब होता है प्लानिंग। आर्थिक और सामाजिक प्लानिंग को शामिल किया गया है, किस में शामिल किया गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या किसी विशिष्ट सूची में नहीं। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो आर्थिक और सामाजिक आयोजना को शामिल किया गया है सी अर्थात समवर्ती सूची में, ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आप लोगों से एक प्रश्न है जाते जाते, आज 20 प्रश्न ही इसमें शामिल किए गए हैं। जाते जाते एक प्रश्न है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में कितने कितने विषय रखे गए हैं, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज के प्रश्न आपको कैसे लगे? यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।